हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकप्रिय हिंदी साहित्य। सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के जो बनते हैं मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे। ये सिंगल वीडियो, ठीक है, सिंगल वीडियो आपके लिए काम आएगी। इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन आएंगे वो इस वीडियो में से आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के जाना है क्योंकि वन शॉट वीडियो है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए हैं। मोस्टली यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, ग्रुप है। इसको ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। एक बार सिलेबस देख लीजिए। वैसे सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस आप देख लो। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पेपर पे। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला है लेकिन आप समझ जाओगे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो जाएगा क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ। मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो लेकिन ये जो लिमिटेड क्वेश्चन है यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। ये समझ लेना बस। अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उपन्यास करा देता हूँ चंद्रकांता। अब यहाँ पे चंद्रकांता उपन्यास है और एक गोपाल राय गहमरी की एक कहानी है गुप्त कथा। उन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। देखो ये चंद्रकांता से क्वेश्चन आ रखा है और ये गुप्त कथा से क्वेश्चन आ रखा है और बीच में अथवा दे रखा है, यानी इन दोनों में से एक करना होगा। तो मैं आपको नीचे वाला नहीं करा रहा हूँ, ऊपर का करा रहा हूँ चंद्रकांता। चंद्रकांता से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको चंद्रकांता और गुप्त कथा के बीच में अथवा दे रखा है, यानी दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो गुप्त कथा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम चंद्रकांता करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और 100% आएगा चंद्रकांता से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। चंद्रकांता जो एक नोवेल है, उपन्यास है, जो कि किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री के द्वारा। यह 1888 में पब्लिश हुआ था। हिंदी भाषा में लिखा हुआ है और इसकी जो लिखने की शैली है, यानी जो लिखने का स्टाइल है, वो है अय्यारी, ठीक है। अब ये अय्यारी नोवेल कौन से होते हैं ये भी आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि हिंदी साहित्य में यानी हिंदी लिटरेचर में जो सबसे फेमस उपन्यास है, जो सबसे पहला फेमस उपन्यास है, वो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया, ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी विशेषता यह है कि हिंदी का पहला लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है और पूरे देश में लोगों के अंदर उत्साह भर भर गया था इसको देखकर। सबने इसे बहुत पढ़ा और तब से लेके आज तक बहुत पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं ये जो अय्यारी शैली है, यानी इसको लिखने का जो स्टाइल था, इसको अय्यारी कहा जाता है। तो ये अय्यारी का मतलब क्या होता है? तो देखिए अय्यारी शैली के जो उपन्यास होते हैं ना, उसमें आपको कुछ विशिष्ट चीज मिलेगी। रोमांच होगा उसके अंदर। रोमांच मतलब खतरा, ठीक है। एडवेंचर मिलेगा आपको उसके अंदर। रहस्यपूर्ण शैली, यानी कि उसे इस तरीके से लिखा जाता है कि एक रहस्य बना रहेगा आपके मन में, मतलब हमेशा एक सस्पेंस बना रहेगा, एक रहस्य बना रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक हमेशा आपके मन में एक सस्पेंस बना रहेगा, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल रोमटे खड़े कर देने वाला ये उपन्यास है। और इसका जो मुख्य रूप से विकास हुआ है वो देवकीनंदन खत्री ने करा था, ठीक है। यानी ये जो शैली थी, ये जो लिखने का ऐसा स्टाइल था, ये हमारे हिंदी साहित्य में नहीं था, ये लेकर आए थे देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता लिखा इन्होंने, चंद्रकांता संतति। ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो इसी शैली पे आधारित थे। ये जो शैली है इसमें क्या होता है, अय्यारी जो भी नोवेल अय्यारी नोवेल होगा उसमें आपको वेश बदलने वाली चीजें दिखेंगी, चतुराई दिखेंगी, गुप्त चालें दिखेंगी, जिसमें कि दुश्मन जो है वो गुप्त चाल के द्वारा नायक को परेशान करने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें आपको भेद और जासूसी वाला कंटेंट दिखेगा, इसमें तिलस्म दिखेगा, चमत्कार दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत रोमांच पे आधारित है और इसके साथ साथ ये एक प्रेम कहानी भी है, ठीक है। प्रेम कहानी किसकी है? ये नायक और नायिका की। नायिका चंद्रकांता है और ये वीरेंद्र सिंह है, ठीक है। ये इसके नायक हैं। तो चलिए आप समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि उपन्यास चंद्रकांता के आधार पर जो वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह क्या है? इसके मेन कैरेक्टर है, ठीक है। इनकी जो चारित्रिक विशेषता है इसके बारे में आपको बताना है, इसका मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए आपको पूरा उपन्यास पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट में बस क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो, आप यहां से भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं इस जो नोवेल है, इसके जो हीरो हैं जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, इनके चारित्रिक विशेषता को देखते हैं, यानी इनके कैरेक्टर की क्या विशेषता है, ठीक है। तो देखें, ये वीरेंद्र सिंह जो है ये एक आदर्श व्यक्ति है। ये एक राजा हैं, ठीक है, शासक हैं। ये बहुत वीर हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं और भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। इनका जो चरित्र है, अगर आप पूरे नोवेल को पढ़ोगे तो आपको इसमें रोमांच दिखेगा, ठीक है। हर जगह मतलब रोमटे खड़ा कर देने वाला यही उपन्यास है। और देखो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो उपन्यास था ना,
ये इतना लोकप्रिय हुआ था, इतना लोकप्रिय हुआ था, इतना फेमस हुआ था कि जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी सीखा था, यानी किस इसी नोवेल को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी पढ़नी सीखी थी। सोचो उस समय में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, हिंदी साहित्य का ये नोवेल था, इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया था, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोगों के मन में ये उत्साह भर भर गया कि मुझे हिंदी अगर नहीं आती, जैसे मान लो कोई बंगला जानता है, बंगाल का है, ठीक है, अब उसे बंगाली तो आती है लेकिन उसको हिंदी नहीं आती है, तो उसने क्या करा, उसने हिंदी को सीखा स्पेशल इसी पर्पज से कि वो इस उपन्यास को पढ़ सके। इतना क्रेज था इसका, ठीक है, इतना मतलब लोकप्रिय हुआ था ये। तो इसमें आपको रोमांच, प्रेम, निष्ठा, साहस, न्यायप्रियता ये सब कुछ दिखेगा। तो खत्री जी जो है उन्होंने एक ऐसे आदर्श नायक के रूप में उनको चित्रित किया है, ठीक है, वीरेंद्र सिंह को, जो कि ना केवल राजकुमार हैं, आप इसको केवल राजकुमार नहीं समझना कि राजकुमार होते हुए अपना कर्तव्य का पालन तो करेंगे, बल्कि ये एक प्रेमी भी हैं, ठीक है, यानी ये प्रेम भी करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? चंद्रकांता से। और ये मानवता के मार्ग पर अडिग रूप से चलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये इनके चरित्र की विशेषता है। अब एक एक करके समझते हैं इनके बारे में, हर एक पॉइंट को डिटेल में। तो देखिए, ये जो जो उपन्यास है, इसके जो नायक है वीरेंद्र सिंह, ये बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं और वीरता से भरपूर हैं, ठीक है, बिल्कुल वीर हैं, डरते नहीं है वो बिल्कुल भी। तो वीरेंद्र सिंह का चरित्र जो है उनकी वीरता के कारण सबसे ज्यादा प्रखर दिखाई देता है, ठीक है। ये खतरों से कभी नहीं घबराते हैं। पूरे नोवेल में आप देखोगे ये वीरेंद्र सिंह जो है ये कभी अपनी जो चंद्रकांता है उससे मिलने के लिए जाते हैं, सुरंगों से गुजरते हैं, ठीक है, खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं, इन पे कितने हमले हो जाते हैं, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, मरते मरते बचते हैं कई बार तो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जूझते रहते हैं कहीं ना कहीं और साहस को दिखाते हैं अपने। तो आप कह सकते हो कि ये जो नायक हैं ये कभी घबराते नहीं हैं, बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही वीर पुरुष हैं, और युद्ध कौशल में तो ये एक्सपर्ट है, निपुण है, ठीक है, योद्धा हैं, शत्रु का सामना करने में सदैव अग्रगामी रहते हैं, यानी कि हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रकांता को बचाने के लिए ये तिलस्मी सुरंगों में घुस जाते हैं, संकटपूर्ण परिस्थितियों से जूझते रहते हैं, ठीक है, हर समय इनका साहस दिखाई देता है, ये कहीं भी डरते नहीं है, कहीं भी घबराते नहीं है, ठीक है, अपनी जान को हथेली पे लेकर चंद्रकांता को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये उपन्यास है। सेकंड है प्रेम और दृढ़ता। अब देखो ये जो प्रेम है ना, इसमें प्रेम भी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वीरेंद्र सिंह जो है वो चंद्रकांता के प्रति प्रेम रखते हैं, ठीक है, यानी उनके मन में उनके प्रति प्रेम भावना है, और उनका जो प्रेम है वो बहुत पवित्र है, समर्पित है, दृढ़ है। अनेक बाधाओं और राजनीतिक वैमनस्य के बावजूद वो अपने प्रेम से पीछे नहीं हटते। इतनी समस्या इनके सामने आती है लेकिन अपने प्रेम से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। प्रेम इनके लिए केवल भावना नहीं है बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता है। इनका प्रेम जो है उन्हें न केवल प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, बल्कि अनेक कष्टों को पार करने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जब वो तिलस्मी सुरंगों से जाते हैं तो इतना खतरा उनके सामने आता है, इतना खतरा उनके सामने आता है, उनकी जान तक जा सकती है, लेकिन प्रेम जो कहीं ना कहीं उनके मन में था, वो प्रेम भावना उनको प्रेरणा दे रही थी, ठीक है, जिसके कारण वो कर पा रहे थे। और यहाँ पे समझना, ये जो प्रेम है, ये आज का जो प्रेम है, आजकल आप देखते हो 19 मिनट 34 सेकंड वाला प्रेम चल रहा है, इस तरीके का प्रेम नहीं है इनका। इनका प्रेम जो है उसमें आपको करुणा दिखाई देगी, दया भाव दिखाई देगा, ठीक है, साहस दिखाई देगी, भावनाएं दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी है उनके प्रति। तो ये चीजें बताई गई है इसमें। फिर बुद्धिमत्ता और चतुराई, यानी बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है। वीरेंद्र सिंह जो है वो केवल साहसी नहीं है, ब्रेव नहीं है केवल, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक है, और वे अय्यारों की चालों को समझते हैं, यानी जो तिलस्मी और ये जो जादुई जो चालें चली जा रही थी इनके खिलाफ, उन सब चीजों को समझते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसके हिसाब से उसको मात भी देते हैं। महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संयमित रहते हैं और संयमित रह के, ठीक है, बिल्कुल संयम से रह के डिफिकल्ट सिचुएशन में भी संयम से रहते हैं और निर्णय लेते हैं, सही निर्णय, जिससे क्या पता लगता है, उनकी कुशाग्र बुद्धि का पता लगता है कि कितने वो बुद्धिमान है। तिलस्म और गुप्त रहस्यों को समझने की क्षमता जो है उनके अंदर है, ठीक है। तो इसमें जो तिलस्म को समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायप्रियता और आदर्शवाद। वीरेंद्र सिंह जो है अपने राज्य, क्योंकि ये एक राज्य के राजा हैं, आपने नौगढ़ और विजयगढ़ के बारे में पढ़ा होगा। नौगढ़ के ये राजा थे और विजयगढ़ जो है वहाँ की वो राजकुमारी चंद्रकांता है, और दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी है, लेकिन फिर भी इनके बीच में हो जाता है प्रेम, ठीक है। यानी दो राज्य हैं, एक राज्य से राजकुमार है, एक राज्य से चंद्रकांता है, और दोनों के बीच में हो जाता है प्रेम, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच में कट्टर दुश्मनी है, ठीक है।
तो देखिए वीरेंद्र सिंह जो है अपने राज्य, अपनी प्रजा और नैतिक मूल्यों के प्रति जो है डेडिकेटेड है, समर्पित है। वे कभी कपट, अन्याय या छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं, वो हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। उनके निर्णय जो हैं वो नैतिकता पे आधारित होते हैं, ना कि स्वार्थ पे आधारित होते हैं। ठीक है, हमेशा नैतिकता से फैसला लेते हैं वो, और इससे वो एक आदर्श राजकुमार भी हैं। अब इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, यानी कि नेतृत्व की क्षमता है। संकट की घड़ी में, दुख के समय में वो अपने साथियों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में अय्यार और सैनिक स्वयं सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में अपने आप को सभी लोग क्या महसूस करते हैं, जितने भी सैनिक वगैरह हैं सबको सुरक्षित महसूस करते हैं। वो हमेशा सही निर्णय लेते हैं, यानी उचित डिसीजन लेते हैं, और अपने दल को कहीं ना कहीं संगठित रखने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, धैर्य और मानसिक दृढ़ता। चंद्रकांता जो है उसको सुरक्षित पाने की प्रक्रिया जो है वो अत्यंत लंबी और कठिन है। यानी जो चंद्रकांता है, ठीक है, उनसे ये मिलना चाहते हैं, उनको वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनको पाने तक का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, क्योंकि ना जाने कितनी सुरंगों में से होके गुजरना है, कितने खतरों को पार करके जाना है। ठीक है, परंतु वो हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर चलते हैं। तिलस्म के भीतर बहुत सारी कठिनाइयां हैं। और क्रूर सिंह जो है, क्रूर सिंह कौन है, क्रूर सिंह है इसमें विलन। ठीक है, विलन है ये क्रूर सिंह जो है, वो बहुत साजिशें करता है उनको मारने की, उनको परेशान करने की, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं। उनका ये मानसिक संतुलन जो है उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि वो कितने प्रभावशाली, कितने मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, कितने धैर्यवान व्यक्ति हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है कि मानवता और संवेदनशीलता। यानी वीरेंद्र सिंह जो है केवल रणवीर नहीं है, बल्कि अत्यंत संवेदनशील हैं, बहुत ही, ठीक है, संवेदनशील, इमोशनल भी हैं, और मानवीय गुण है उनके अंदर। वो अपने अय्यारों, उनके जो जासूस हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनका आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, लोगों के दुख को समझते हैं, उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। प्रेम और मानवता उनके चरित्र को पूर्णता प्रदान करती है। अब लास्ट में अगर हम इसको समग्र मूल्यांकन करें, पूरे को एक ही स्लाइड में अगर इसका मूल्यांकन करें, तो हम कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह जो है ना, इनका जो चरित्र है वो उपन्यास को उनकी मूल शक्ति प्रदान करता है। ये एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व है, यानी बहुत सारी विशेषताएं इनके कैरेक्टर में। ये साहसी भी हैं, ये बुद्धिमान भी हैं, ये प्रेम करने वाले प्रेमी भी हैं, ये कर्तव्यनिष्ठ भी हैं जो अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, हमेशा तैयार रहते हैं। ये अच्छे लीडर भी हैं क्योंकि इनका नेतृत्व अच्छा है, नैतिकता भी इनके अंदर है। तो ये सभी गुण जो है इनके अंदर समाहित हैं। ठीक है, तो इनका चरित्र ना केवल चंद्रकांता के प्रेमी के रूप में दिखाया गया है, बल्कि एक आदर्श राजा, एक बेहतरीन राजा, एक आदर्श प्रेमी, एक आदर्श मानव के रूप में भी पाठकों के सामने आता है। ठीक है, तो वीरेंद्र सिंह जो है उनका जो चरित्र है वो हिंदी उपन्यास के साहित्य में जो सबसे बेस्ट नायक होते हैं ना, उनमें इनका नाम आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो चंद्रकांता से ही दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया कि चंद्रकांता उपन्यास के कथानक की समीक्षा करो। कथानक मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है, जो भी उसके अंदर चीजें हैं उसके बारे में बताओ। तो कथानक क्या होता है पहले आप ये समझ लो, क्योंकि अगर आपको कथानक नहीं पता होगा ना, तो आप पेपर में कैसे करोगे, सोचो। कथानक में पात्र के बारे में बताना होता है, जो घटनाएं आती हैं उसके क्रम को बताना होता है कि कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन सा पात्र थे। समस्या संघर्ष की शुरुआत जो हुई है उसके बारे में बताना है, घटनाओं का विकास कैसे होता है, फिर क्लाइमैक्स के बारे में बताना है, और लास्ट में एंड बताना है। ठीक है, आप एक बार इसको भूल जाओ, आप ये समझो कि आप कोई मूवी देख रहे हो। अब मान लो मैंने आपको एक मूवी चला के दे दी, मैंने कहा कि आप 3 आवर की मूवी है, आपको ये फिल्म देखनी है, और मैं आपसे 3 घंटे के बाद आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ उस फिल्म के बारे में, क्या क्या आपने उस मूवी में देखा। तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे उसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर था, उसमें क्या क्या घटनाएं थी, क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, कौन सी घटना कैसे आगे बढ़ती है, फिर क्या होता है क्लाइमैक्स में, क्या हो जाता है, लगता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है, फिर एंड कैसा हो जाता है, ये सारी बात आप बताओगे। तो वही चीज़ नोवेल पे भी लागू होती है। ठीक है, तो हमें कथानक बताना है। तो देखिए चंद्रकांता उपन्यास के कथानक की समीक्षा करनी है, तो ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय और तिलस्मी अय्यारी शैली का प्रतिष्ठित उपन्यास है, हम सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका कथानक क्या है, यानी इसके अंदर कंटेंट कैसा है, तो इसमें रोमांच है, इसमें रहस्य है, इसमें प्रेम भी देखने को मिलेगा, राजनीति है, षड्यंत्र है। तिलस्म का अद्भुत मिश्रण जो है आपको इस इकलौते उपन्यास में मिल जाएगा। यानी ये ऐसा उपन्यास है, इसमें आपको रोमांच, एडवेंचर भी दिखेगा, आपके रोमटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पहले चंद्रकांता सीरियल आता था, कभी आप टाइम निकाल के देखना, रोमटे खड़े कर देने वाला रोमांच है इसमें। ठीक है, रहस्य बना रहता है हमेशा, प्रेम तो आपको दिखेगा ही चंद्रकांता और वीरेंद्र के बीच में, राजनीति, षड्यंत्र, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसका जो कथानक है ना वो बहुत ही रोचक, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गतिशील है,
पाठक को अंत तक बांधे रखता है। गतिशील का मतलब है कि अगर आप इस उपन्यास को पहले पेज से पढ़ना शुरू करोगे तो आखिरी पेज तक सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो जोड़ के रखती हैं आपको। कहीं ना कहीं आप आखिरी पेज तक इसको पढ़कर ही मानोगे, बीच में आप इसे रोक नहीं सकते हो, इतना मतलब आपके अंदर उत्साह भर जाएगा इसको, ठीक है। तो ये है। फिर प्रेम पर आधारित मुख्य कथानक है। आपको पता है उपन्यास का जो मेन केंद्र है वो है राजकुमार वीरेंद्र सिंह, ठीक है, जो कि राजकुमारी चंद्रकांता से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम जो है दो विरोधी राज्यों में है, एक है नौगढ़ और एक है विजयगढ़, ठीक है। विजयगढ़ की है चंद्रकांता और नौगढ़ के हैं वीरेंद्र सिंह। अब इन दोनों राज्यों के बीच में है वैमनस्य यानी कि दुश्मनी है, और दोनों का प्रेम जो है कथानक को भावनात्मक आधार देता है, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये जो उपन्यास है, इसमें प्रेम ही एंड तक इसको जोड़े रखता है। प्रेम कहानी ही उपन्यास की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक शक्ति है, ठीक है, क्योंकि प्रेम के कारण ही तो वो उसको पाने के लिए जाते हैं आगे, और इतने खतरों से मिलकर, खतरों को खेल कर कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते हुए उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है तिलस्म और अय्यारी, जो कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। चंद्रकांता का जो कथानक है वो तिलस्मी है, अय्यारी रहस्यों का अनोखा संसार रचता है। इसमें तिलस्मी सुरंगों के बारे में आप देखोगे, इसमें गुप्त संदेश हैं, वेश बदलना यानी बार बार वेश बदले जाते हैं, जादुई किले हैं, अय्यारों अय्यारों की चालें हैं, ठीक है, चाल दांव पेच है, षड्यंत्र है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखती है। तो ये सभी जो है कथानक को बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना देते हैं और अद्भुत बना देते हैं। तो ये हिंदुस्तानी साहित्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे इसको लोगों ने पढ़ा है, इसको लोगों ने देखा है। नेक्स्ट है मुख्य संघर्ष जो है वो वीरेंद्र सिंह और क्रूर सिंह के बीच में, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो है वो नायक है यानी कि हीरो है, और क्रूर सिंह जो है वो विलन है, विलन को खलनायक आप कह सकते हो, ठीक है। ये हमेशा जो है इस नायक को मारने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है। तो कथानक में आप देखोगे जो क्रूर सिंह है वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी है, वो छल करता है, ठीक है, छल कपट करता है, षड्यंत्र रचता है, तिलस्म करता है, और वो इतना लालची है कि कहीं ना कहीं वो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, उसको मारना चाहता है, और चंद्रकांता का अपहरण भी कर लेता है। षड्यंत्र, धोखा, सिंहासन की राजनीति, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कथानक को गतिशील और उत्तेजक बना देती है, ठीक है। अय्यारों की भूमिका, अय्यार जैसे कि मान लो इसमें तेज सिंह हो गए, चपला हो गए, भूतनाथ हो गए, ये मेन कंटेंट की रीड है, इनके बिना तो आपको मजा ही नहीं आएगा इसमें। ये चतुराई, साहस और कौशल की घटनाओं से कौशल से घटनाओं को ही मोड़ देते हैं। अय्यारी कहानी को तेज गति प्रदान करते हैं, और अय्यारों की जो बुद्धिमत्ता है, ये कहीं ना कहीं, ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कथानक में बहुत ही नाटकीयता को बढ़ाते हैं, जिससे कि ये जो उपन्यास है बहुत ज्यादा रोचक बन जाता है। फिर घटनाओं का संतुलित और रोचक प्रवाह। तो देखो घटना जो थी उसमें आपको रहस्य दिखेगा, प्रेम दिखेगा, युद्ध, षड्यंत्र, तिलिस्म, राजनीति, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो सब कुछ संतुलित रूप से मिलेगा, बैलेंस रूप से मिलेगा, कोई भी भाग अत्यधिक एक दूसरे पे भारी नहीं पड़ता है। कहानी जो है एक मोड़ पर पाठक में उत्सुकता पैदा करके कहीं ना कहीं उसको और आगे तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर इसमें आदर्शवादी और लोकप्रिय कथानक यानी कि आदर्श प्रेम पर आधारित ये कहानी है, उपन्यास है। इसमें वीरता, नैतिकता आपको दिखेगी, इसमें उतार चढ़ाव दिखेंगे, दुख सुख सब कुछ है। सरल और प्रभावी भाषा में इसको लिखा गया है, और कहीं ना कहीं जो जनता है यानी जो पाठक है उसके बीच में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। अब इसकी कुछ कमियां भी बताइए। तो कथानक की कुछ कमियां हैं, जैसे कुछ घटनाएं जो हैं वो अविश्वसनीय लगती है, ठीक है, यानी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा भर रखी है, यानी कि आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि यार ये रियल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तिलस्म और चमत्कार दिखा दिया है। पात्र जो है कभी कभी अत्यधिक आदर्शवादी दिखाए जाते हैं, वास्तविकता की तुलना में कल्पना बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसकी कमियां देखें तो कमियां होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है, ठीक है। निष्कर्ष में आपको लिख देना है कि चंद्रकांता का जो कथानक है वो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत ही सम्मान के साथ इस उपन्यास को का नाम लिया जाता है, ठीक है। ये प्रेम, रोमांच और तिलस्म का संगम है। कथानक इतना ज्यादा कुशलता से रचा गया है कि पाठक जो है अंत तक इसमें उत्सुक रहता ही है। और इस प्रकार चंद्रकांता का जो कथानक है वो हिंदी उपन्यास परंपरा में न केवल मनोरंजक है बल्कि तिलस्मी साहित्य की आधारशिला भी है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता लगता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मधुशाला। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो मधुशाला पे है। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया काव्य है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन यहाँ से।
और ये थोड़ा ऐसा काव्य है जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत ध्यान से समझोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या है, काव्य को तो पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसका प्रतिपाद्य बताना है, यानी क्या मतलब इसमें बताया गया है मधुशाला के अंदर। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये रचित मधुशाला है, और ये जीवन का व्यापक दर्शन यानी एक फिलॉसफी, ठीक है, ऐसा काव्य है जो कहीं ना कहीं जीवन के बारे में बताता है, दर्शन के बारे में बताता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, ये इन्होंने कभी शराब पी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मधुशाला में शराब, साकी, इन सब चीजों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पे शराब का मतलब वो शराब नहीं है जो आपके दिमाग में आता है, यहाँ पे जीवन को शराब की तरह दिखाया गया है, ठीक है। और जीवन के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, उसको घूंट की तरह दिखाया गया है, ठीक है। जैसे हम शराब की घूंट कोई पीता है तो उसकी तरीके से उसको बताया गया है। तो ये जो कृति है, ये जो रचना है, इसका प्रतिपाद्य जो है केवल मदिरा पान, ठीक है, शराब पीना या प्याले या मधुशाला तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार आप पढ़ोगे तो इसमें मदिरा के बारे में, प्याले के बारे में, मधुशाला के बारे में ही जिक्र है, लेकिन इस ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है, ठीक है। ये एक्चुअल में शराब की बात नहीं है, ये किसी अर्थ को समझाना चाह रहे हैं, यानी प्रतीक के माध्यम से जीवन का जो सत्य है, ठीक है, हमारी जो मानव की जो भावनाएं होती है, जीवन में जो संघर्ष होता है, उतार चढ़ाव आता है, समानता और आनंद का सार है, ठीक है। ये हमारे जीवन के संघर्षों को समझाने वाला जो है ये काव्य है, इसको मधुशाला कहा गया है, ठीक है। बच्चन जी ने मधुशाला को जीवन के प्रतीकात्मक प्रयोगशाला बना दिया है, जहां हर व्यक्ति जो है वो अपनी राह, अपने अपना सत्य, अपने अनुभव को कहीं ना कहीं खोजता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि इसको जीवन से जोड़ के दिखा दिया है, जीवन के अनुभव से जोड़ के दिखा दिया है। चलिए इसे समझते हैं, इसके प्रतिपाद्य को, जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जीवन दर्शन और मानव अनुभव, यानी मधुशाला जो है, इसका जो मूल प्रतिपाद्य है, इसमें हमें जीवन को आनंद, उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीने का संदेश मिलता है। यानी कि हमको जो अपना जीवन जीना चाहिए वो आनंद के साथ जीना चाहिए, उत्साह के साथ जीना चाहिए, ठीक है, और सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। जीवन जो है संघर्षमय होता है, सभी के जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल होता ही है, ठीक है। तो संघर्षमय होने पर भी व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर कठिनाई में भी व्यक्ति जो है वो जीवन का रस खोजे, ठीक है। कितना भी बुरा दौर आपकी लाइफ में क्यों ना जाए, आप देखते हो कई लोग जो होते हैं वो जीवन के कठिन दिनों में कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, कई लोग तो अपनी जान तक दे देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसी ही कंडीशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर कठिन समय में अपने जीवन में कहीं ना कहीं जीने का रस खोजना चाहिए, ठीक है। नीरस जीवन से कुछ कुछ नहीं होने वाला। कई लोग आप देखते हैं उनका जीवन जो होता है बिल्कुल नीरस हो जाता है, वो दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, ठीक है, हमेशा मतलब उखड़े उखड़े से रहते हैं। तो ये नीरस जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। जियो तो कैसे जियो, कम से कम उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, ठीक है। ये हमको बताती है मधुशाला। तो कवि के लिए जीवन जो है, लाइफ जो है, वो मधुशाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइफ है उसको मधुशाला का है, यानी जीवन को मधुशाला माना है उन्होंने। अब मधुशाला का मतलब वो वाला मधुशाला नहीं है जो आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है, जहाँ पे हर अनुभव एक नया घूंट है, यानी हर एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, वो एक नया घूंट बन के हमारे सामने आता है, चाहे हमारा अच्छा अनुभव हो या दुख वाला अनुभव हो। सेकंड है समानता का भाव। कवि जो है वो मधुशाला में समाज की सभी ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति धर्म वर्ग, इन सब भेदों को समाप्त कर देता है। यहाँ अमीर गरीब, विद्वान मूर्ख, राजा प्रजा सभी समान माने जाते हैं, ठीक है। मधुशाला में क्या बताया इन्होंने कहा है कि जो जीवन की ये जो हमारी मधुशाला है, इसमें समाज की कोई कोई भेद नहीं है, यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, सबको समाप्त कर देता है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सबको समान माना गया है। मधुशाला में आने वाला हर व्यक्ति केवल मनुष्य होता है, ठीक है। ये कहता है कि मधुशाला यानी जीवन में जो व्यक्ति आया है वो केवल मनुष्य है, कोई भेदभाव नहीं है। अतः काव्य का प्रतिपाद्य जो है वो सामाजिक समरसता और समानता को स्थापित करना है, ठीक है। यानी कि देखो कितना गहरा अर्थ है। जैसे कि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मधुशाला में जाता है शराब पीने, तो वहां पे वो ये नहीं देखता कि भाई वहां पे कौन सा जो सर्व करने वाला है, उसका उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर गरीब रंग रूप कुछ नहीं देखा जाता वहां पे। मधुशाला में लोग क्या करने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं। तो इसी तरीके से जीवन को इन्होंने मधुशाला बोल दिया, यानी जीवन में अगर हमें जन्म मिला है तो हम समान है, ठीक है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, इस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तीसरा है जीवन में निरंतरता और गत्यात्मकता। यानी कवि कहते हैं कि जीवन को एक बहती धारा के रूप में देखते हैं,
प्याला भरते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का नियम है। रुका हुआ जीवन जो है वो मृत है। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया था, कई लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनका जीवन नीरस हो जाता है, डिप्रेशन में रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं। तो ये ऐसे नहीं कहते, कहते जीवन जो है ना वो एक बहती धारा है, प्याला भरते रहो, यानी हर एक्सपीरियंस को लेते रहो। ठीक है, अच्छा बुरा हर तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा, लेकिन लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। रुका हुआ जीवन जो होता है वो मृत के समान है। दुखी व्यक्ति, डिप्रेस व्यक्ति जो है वो मृत व्यक्ति के समान है। इस प्रकार जो ये हमारी ये जो काव्य है, इसका जो प्रतिपाद है वो जीवन में रुकावट नहीं बल्कि गति होनी चाहिए, हमको ये बताता है। फिर संघर्ष का स्वीकार और समाधान। कवि कहते हैं कि जीवन में दुख भी होगी, पीड़ा भी होगी, संघर्ष भी होगी। ठीक है, सब कुछ होगा, वो किसी चीज को नहीं नकारते, यानी सब कुछ होगा। आप देखते हो, आपको लगता होगा किसी दूसरे की लाइफ देख के, यार इसकी तो मौज है, इसकी तो जिंदगी अच्छी है, इसके पास पैसा है, इसके पास धन दौलत सब कुछ है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि अंदर से उसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं खालीपन होगा, दुख होगा, पीड़ा, संघर्ष, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद, बहुत अमीर होने के बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कहीं ना कहीं अंदर से खाली है। ठीक है, तो ये नकारते नहीं है इस चीज को, कहते हैं कि इनका कहना है कि दुख जो है जीवन का हिस्सा है, सभी की लाइफ में है, उसे भी एक मधुर घूंट की तरह पी लेना चाहिए। संघर्षों से भागने की बजाय उसका सामना करना ही जीवन का सही मार्ग है, जो कि हमें मधुशाला बताती है। फिर आशावाद और उत्साह। मधुशाला का जो प्रतिपाद है उसमें गहन आशावाद है, आशावाद से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन के रस को मत खोना, जीवन को हंसते हुए हमेशा जीना। ठीक है, मद्य, प्याला, साकी, ये सभी आनंद, विश्वास और आशा के प्रतीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप सोचोगे मद्य से आप शराब निकालोगे, प्याले का मतलब आप वो जो पैग बोलते हैं या जो भी आप बोलते हो, साकी से जो पिलाने वाला है, इस नजरिए से आप देखोगे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आनंद, विश्वास और आशा से है। ठीक है, ये प्रतीक के रूप में यूज किए हैं इन्होंने। आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश। मधुशाला जो है केवल भौतिक जीवन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। साकी को ईश्वर के रूप में मानकर कवि भक्ति, समर्पण और प्रेम की भावना व्यक्त करता है। मानवता जो है उसको सर्वोच्च मूल्य बताता है। ठीक है, यानी इसमें कवि जो है वो साकी को ईश्वर का रूप मानते हैं, और कहीं ना कहीं भक्ति, समर्पण और प्रेम भाव रखते हैं जीवन के प्रति, और मानवता को सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। ठीक है, वो किसी धर्म, किसी जाति में बंधना नहीं चाहते हैं, वो सबसे ऊपर रखते हैं मानवता को। फिर बंधन मुक्त जीवन का आदर्श। यानी कवि कहते हैं कि सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक और मानसिक बंधनों का ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता ही जीवन का मूल सार है। मनुष्य को किसी बंधन, किसी दबाव में आकर अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि मधुशाला का प्रतिपाद्य जो है वो बहुत व्यापक है, इसका बहुत गहराई वाला अर्थ है। इसमें दुख, सुख, उतार चढ़ाव, आशा, निराशा, प्रेम, घृणा, संघर्ष, विजय सब कुछ बताया गया है। सभी पहलुओं को एक सरल भाषा में समझा दिया गया है कि ये मधुर प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है कि लाइफ में ये सब कुछ सबके साथ होगा। आपके जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा, उतार चढ़ाव, निराशा, आशा सब कुछ होगा, प्रेम होगा, आपको घृणा होगी, नफरत, गुस्सा सब कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन जीवन को आपको बिल्कुल रस के साथ जीना है, खुश होकर जीना है, आनंद के साथ जीना है। ठीक है, ये बातें आपको मधुशाला बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये जो गीत है, ठीक है, कवि प्रदीप का, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, ये जो गीत है, ये इसका जो मूल भाव है, आपको मूल भाव के बारे में बताना था। तो इसका जो मूल भाव है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो अहिंसा और सत्य के मार्ग से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का चित्रण है वो आपको इसमें मिलता है। कवि प्रदीप जो है वो कहते हैं कि इस गीत में उन्होंने स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने बिना तलवार, बिना हथियार, बिना हिंसा के अंग्रेजी सत्ता को परास्त कर दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम और आत्मबल के माध्यम से देश को आजादी दिलाई। ठीक है, गीत में गांधी जी को साबरमती के संत कहा गया है और उनको तपस्वी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और ये गीत हमको ये बताता है, इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने न केवल विदेशी शासन से हमको मुक्ति दिलाई, बल्कि लोगों में साहस, आत्मविश्वास और नैतिक शक्ति का भी संचार किया। अतः इस गीत का जो मूल भाव है वो ये है कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से भी बड़े बड़े संघर्ष को हम जीत सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर साहस है, आत्मविश्वास है, और हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, तो हम बड़े बड़े संघर्षों को जीत सकते हैं। और गांधी जी का योगदान जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय व प्रेरणादायक है। तो ये इसका मेन मूल सार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय साहित्य में उपन्यास के विधागत विशेषता के बारे में बताना है। आप देखो, लोकप्रिय साहित्य में आपको उपन्यास यानी नोवेल के बारे में बताना होता है। इसमें कहानी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कविता पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो किसी चीज पे भी आ सकता है। तो मैंने आपको उपन्यास और कहानी दो टॉपिक आई थिंक ले रखे हैं, दोनों आपको करा देता हूँ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में। तो सबसे पहले उपन्यास की बात करते हैं। तो देखो, लोकप्रिय साहित्य में उपन्यास का जो उपन्यास जो है, इसको इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। तो लोकप्रिय साहित्य को अगर हम देखें, तो ये साहित्य जो है वो सामान्य पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय होता है। ठीक है, अब देखो हमारे जो सब्जेक्ट है इसका नाम है लोकप्रिय हिंदी साहित्य। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे समझ लो। यानी हिंदी साहित्य में जो रचनाएं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो एकांकी हो, चाहे वो निबंध हो, XYZ कुछ भी हो, अगर हिंदी साहित्य का वो कोई भी विधा है और अगर वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, तो वो लोकप्रिय साहित्य में काउंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको मधुशाला बताया, मधुशाला बहुत लोकप्रिय काव्य है। मैंने आपको चंद्रकांता बताया, चंद्रकांता सबसे लोकप्रिय उपन्यास रहा है हिंदी साहित्य में। यानी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है वही हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में। तो लोकप्रिय साहित्य जो है, ऐसा साहित्य है जो सामान्य पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय है, यानी कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, सरल भाषा में लिखा गया है, जिसमें मनोरंजन भी है, रोमांच भी है, कहानीपन भी है। ठीक है, तो इसी साहित्य का एक महत्वपूर्ण जो विभाग है वो है उपन्यास। तो ये जो विभागगत विशेषता है इसको समझना है। ठीक है, हम उपन्यास को समझते हैं। उपन्यास क्या होता है, ये कहानी नहीं है, ये बल्कि कहानियों से बड़ा होता है। ठीक है, ये कई कहानियों का संग्रह के रूप में आप इसे देख लो। यानी इसमें एक ही कुछ कैरेक्टर होते हैं मेन, और लीड कैरेक्टर होते हैं, वो जुड़ते जाते हैं और कई सारी कहानियां बनती जाती है, कई सारी घटनाएं होती जाती है। उपन्यास कहानी के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हम उपन्यास के बारे में समझेंगे। उपन्यास जो है अपनी कथात्मक शैली, क्योंकि इसमें कहानी की तरह बताया जाता है सब कुछ, तो ये कथात्मक शैली होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, उसकी जीवंतता के कारण, कथा विकास और पाठक को बांधने की क्षमता के कारण जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ। अब उपन्यास को हम समझ रहे हैं ना, तो उपन्यास की विशेषताओं को समझेंगे। तो सबसे पहले कथानक, यानी जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होता है, उसकी रोचकता और प्रवाह। यानी कि लोकप्रिय साहित्य जो भी रहा है भारत में, हमारे हिंदी साहित्य में, तो उसमें जो भी उपन्यास है, उसका जो कथानक है, कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा रोचक है, बहुत ही सरल है और बहुत ही तेज गति से चलने वाला है। तभी ये लोगों के बीच में इतना लोकप्रिय हुआ है। यहाँ जो घटनाएं हैं वो क्रमबद्ध और मनोवेगपूर्ण होती रहती है। यानी जो उपन्यास हम पढ़ते हैं तो उसमें घटनाएं जो हैं क्रम से चलती रहती हैं, और कहानी जो है पाठक को हमेशा बांध के रखती है। अगर वो कहानी बांध के ना रखे तो फिर वो लोकप्रिय उपन्यास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर इनकी भाषा सरल होती है, याद रखना, क्योंकि जो भी लोकप्रिय होगा उसकी भाषा सरल होगी। टफ भाषा वाला जो कंटेंट होता है वो लोकप्रिय बहुत कम ही हो पाता है। तो लोकप्रिय उपन्यासों की जो भाषा होती है वो आम जन की भाषा होती है, यानी आम जनता की भाषा होती है। कठिन शब्दों का प्रयोग जो होता है इसमें काफी कम होता है। बोलचाल की जो शैली होती है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, उसका इस्तेमाल होता है। संवाद जो होते हैं वो संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। इसमें पाठक जो है आसानी से कथानक को समझ जाता है, उससे जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव महसूस करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पात्र। इसमें जो पात्र होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी उपन्यास में जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे नायक हो गया, नायिका हो गया, या उसमें खलनायक हो गया, ठीक है, उनके सहायक पात्र जो होते हैं ये स्पष्ट और प्रभावी ढंग से गढ़े जाते हैं। बहुत सोच समझ के ये पात्र बनाए जाते हैं। ये पात्र जो है पाठकों के मन में स्थायी स्थान बना लेते हैं। उनका स्वभाव, उनकी भावनाएं, उनके संघर्ष, उनके विकास, ये कहीं ना कहीं उपन्यास को आकर्षक बना देता है। अगर उपन्यास में मजबूत नायक है, जैसे चंद्रकांता में जो नायक था वीरेंद्र सिंह, वो बहुत साहसी व्यक्ति था, वीर व्यक्ति था, प्रेमी व्यक्ति था, ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको उपन्यास को महत्वपूर्ण बना देती है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर होते हैं ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं किसी उपन्यास को। फिर मनोरंजन। अब उपन्यास जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों को मनोरंजन भी हो सके और उससे उनको कुछ सीख भी मिल सके। ठीक है, इसीलिए उसमें रोमांच, रहस्य, प्रेम, हास्य, संघर्ष, ये सारी चीजों को बैलेंस रूप से दिया जाता है, ताकि उपन्यास जो हो वो लोकप्रिय बन सके। अगला है सामाजिक जीवन का चित्रण। लोकप्रिय उपन्यास जो है समाज की समस्याओं को दिखाता है, संघर्षों को दिखाता है, रीति रिवाजों को दिखाता है, सामान्य जीवन को में जो होने वाली घटनाएं हैं उसको बताता है। और ये काफी सरल भाषा में हमको समाज के अनुभव के बारे में बताता है, समाज के परिवेश के बारे में बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कल्पनाशीलता और रोमांच। यानी विशेषकर इसमें प्रेम, रहस्य, रोमांच, तिलिस्म, अय्यारी जैसे जो उपन्यास हैं ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं हमारे साहित्य में। इनमें कल्पना है, इसमें शाही की साहसिक घटनाएं दिखेंगी आपको। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां दिख जाएंगी जहां पे आपको बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला, आपको लगेगा कि आगे ना जाने क्या होने वाला है। ऐसी इसमें कंडीशन भी दिखती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कल्पनाशीलता को भी बढ़ाता है। फिर पाठक केंद्रित दृष्टिकोण। अब देखो, जो भी उपन्यास को लिख रहा है, यानी लिखने वाला जो राइटर है,
वो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस यानी जो पाठक है उसको केंद्र में रखकर, उसकी उसकी जो इंटरेस्ट है उसको केंद्र में रख के लिखता है। तो लोकप्रिय साहित्य जो होते हैं, ये जो उपन्यास हैं, ये पाठक की रुचि, पाठक की भावना, उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो, उसको मनोरंजन उसका हो सके, ठीक है, भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव उससे महसूस कर सके। तो ये इन सभी कारण से ये जो लोकप्रिय साहित्य है, ये जन समूह यानी जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो पाया है। आठवां है समसामयिक विषयों का समावेश। उस जिस समय का उपन्यास होता है, उस समय के जो प्रचलित मुद्दे होते हैं, जैसे प्रेम, राजनीति, अपराध, रहस्य, नायकवाद, वो कहीं ना कहीं उपन्यास में दिखते हैं। जैसे कि मान लो, जब देश गुलाम था उस समय जो उपन्यास लिखे जाते थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ, राष्ट्रवादी भावना के पक्ष में लिखे जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखे जाते थे, ठीक है। इस तरीके के उपन्यास होते थे जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे। निष्कर्ष आप क्या बताओगे कि लोकप्रिय साहित्य का उपन्यास जो है वो रोचक होता है, कथानक इसमें सरल होता है, सिंपल भाषा होती है, मनोरंजन भी हो जाता है, पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये उपन्यास की विशेषताएं थी जो हमको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि कला के विविध आयाम जो है, तो कला के अलग अलग आयाम जो है उसको देखते हैं। तो कला के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि कला जो है, आर्ट जो है, वो मानव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ठीक है। ये मानव के मन, विचार, भावनाओं, अनुभव को अभिव्यक्ति देता है। एक पेंटर जो है, मान लो कोई चित्रकार है, वो अपनी पेंटिंग के जरिए अपनी कला को, अपनी भावनाओं को कैनवास पे उतार देता है। एक लेखक जो है, वो अपनी कलम के जरिए अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपनी अपनी कहानी के जरिए, अपने काव्य के जरिए, अपने उपन्यास के जरिए उतार देता है। तो ये जो कला है ना कहीं हमारे जो मन में हमारे विचार जो आते हैं, हमारे जो भावनाएं, हमारे जो अनुभव है, उसको अभिव्यक्ति देने का एक माध्यम होता है। तो लोक सांस्कृतिक अध्ययन में अगर हम देखें तो कला जो है कई रूपों में हमको दिखता है। समाज में हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, लोगों की लाइफस्टाइल अलग अलग है, ठीक है। तो इन सबको कहीं ना कहीं कला जो है वो महत्वपूर्ण बनाती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि जो ये कला के अलग अलग आयाम होते हैं, ये कौन से होते हैं। तो इसमें चित्रकला है। चित्रकला एक ऐसी कला है, एक ऐसा आयाम है जिसमें चित्रांकन किया जाता है। इसमें मूर्ति कला या स्थापत्य कला जैसी कलाएं आ जाती है। इसमें मानव अपने अनुभव को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को दृश्य रूप में ड्राइंग बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और उसमें ऐसे रंग भरे जाते हैं जिससे वो चटक लगे, वो अच्छा लगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फील दिला दे आपको। जैसे कोई रात का दृश्य बना रहा है तो उसमें अंधेरा होगा, ब्लैक रंग होगा, वो आपको रात का फील कराएगा। कोई जंगल का चित्र बना रहा है तो उसमें हरियाली होगी, पेड़ होंगे, ठीक है, उसमें पहाड़, नदियाँ दिखा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसकी जो अंतर्निहित सोच होती है, उसका जो सौंदर्य बोध होता है, वो चित्रकला के जरिए क्या करता है, उसको हमारे सामने रखता है। ऐसे ही म्यूजिक, म्यूजिक भी एक ऐसी आर्ट है। तो संगीत एक ऐसी कला है जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें ध्वनि होती है, इसमें स्वर होते हैं, इसमें ताल, इसमें राग होते हैं। इसके ज़रिए जो मानव होता है, जो कलाकार होता है, वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, ठीक है? अपने म्यूज़िक को, अपने संगीत को दुनिया के सामने रखता है। संगीत जो है मानव की भावनाओं को जगाता है और आनंद प्रदान करता है, ठीक है? जब हम कभी बोर हो रहे होते हैं, तो हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो ये मनोरंजन के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करता है। फिर है लिटरेचर। साहित्य भी कला का महत्वपूर्ण स्वरूप है। इसकी कई सारी विधाएं होती है, इसमें कविता भी होता है, काव्य भी होता है, ठीक है। कहानियां होती हैं, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं, एकांकी, संस्मरण, सब कुछ होता है इसमें। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो भाषा और शब्दों का माध्यम से भावनाओं को, विचारों को, अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का मौका मिलता है लिटरेचर के जरिए, ठीक है। तो साहित्य जो है वो समाज का जो चिंतन है, इतिहास है, संस्कृति है, जीवन दर्शन है, उसको समेट देता है। फिर डांस, डांस भी एक कला है। तो नृत्य जो कला है, ये हमारे जो शरीर के भाव होते हैं, ठीक है, उसको हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दिखाता है। इसमें अंग संचालन होता है, लय, ताल, संगीत का समन्वय होता है। आप देखोगे जब डांस होता है तो उसमें म्यूजिक होता है, म्यूजिक पे ही डांस किया जाता है। इसमें लय, ताल और शरीर की, आंखों के हाव भाव होते हैं, हाव भाव के जरिए बताया जाता है। तो नृत्य जो होता है ये मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं और भावनात्मक अनुभवों को भी उजागर करता है, ठीक है। ये कला जो है मनुष्य की भाव अभिव्यक्ति की एक प्राचीन विधा है। प्राचीन समय से ही जो नृत्य है ये
यूज किया जाता है कला के रूप में, ठीक है। फिर रंगमंच, थिएटर हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। तो रंगमंच जो है साहित्य और अभिनय का एक संयुक्त रूप है। रंगमंच पे क्या होता है, कलाकार जो होते हैं वो स्टेज पे जाते हैं और अपने अभिनय, अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों को अपनी भावनाएं और अपना संदेश जो है संवादों के जरिए देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें नाटक, संवाद, अभिनय, रूप सज्जा, मंच संचालन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये समाज की समस्याओं, समाज की भावनाओं, समाज के विचारों को जीवंत रूप जो है प्रदान करते हैं। रंगमंच जो है जनता को प्रभावित करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम आप इसको मान सकते हो। फिर विजुअल मीडिया, आपको पता है आज के समय में देखें तो दृश्य कला जो है आधुनिक युग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में चित्रकला, मूर्तिकला, स्केच, फोटोग्राफी, फिल्में, टीवी, ये सब आ गया है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। तो दृश्य कला भी आज के समय में विजुअल मीडिया, चाहे वो विजुअल मीडिया मतलब जिसे आप देख सकते हो, कोई ड्राइंग हो गई, कोई मूर्ति कला हो गई, कोई स्केच हो गया, कोई फोटोग्राफी हो गई, ठीक है, कोई फिल्म, कोई कोई भी मतलब स्टोरी हो गई जिसको आप देख सकते हो, ये सब दृश्य कला में आ जाता है। तो ये सब जाते, ये कला के अलग अलग आयाम थे, जिसमें हमने चित्रकला को पढ़ा, संगीत को पढ़ा, साहित्य, नृत्य को पढ़ा, रंगमंच को समझा, दृश्य कला को देखा, ठीक है। तो समाज के समग्र विकास के लिए सांस्कृतिक अभिव्यक्ति देते हैं ये हमारा मनोरंजन भी करते हैं, हमें शिक्षा भी देते हैं, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं ये संदेश भी देते हैं। तो ये भावनाओं के संप्रेषण में बहुत इंपॉर्टेंट है। कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये मानव समाज का जो विकास है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी संरक्षण देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय साहित्य के अकॉर्डिंग आपको जो कहानी होती है, ये जो कहानी विधा होती है, इसकी आपको विशेष बातें जो होती है, वैशिष्ट्य जो होता है, उसके बारे में बताना है। तो हम उपन्यास के बारे में पहले से जान चुके हैं, तो उपन्यास से क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से कर दोगे। अब कहानी भी ले लिया मैंने, तो कहानी, कविता, ये दो तीन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं कहानी और उपन्यास करवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में। तो लोकप्रिय साहित्य में कहानी जो है एक ऐसी साहित्यिक विधा होती है जिसमें सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, रोचक यानी इंटरेस्टिंग जो कंटेंट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है कहानी की, और ये कहीं ना कहीं जनता तक, जो जन समूह होता है, जनता जो उसको पढ़ने वाला होता है, ठीक है, जो पाठक होता है, उसके तक जो कहानी का संदेश है वो पहुंच जाता है। कहानी में लोक जीवन, सामाजिक अनुभव और बदलते समय की जो परिस्थितियां हैं, इसका बिल्कुल सजीव चित्रण किया जाता है। जैसे आप प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ोगे तो उसमें आपको गांव का जो जीवन था, वहां पे जो दुख था, ठीक है, लोगों के साथ जो सूदखोर लोग या जो ताकतवर लोग जो करते थे उनके साथ गलत व्यवहार, वो सारी चीजें आपको इमोशनल रूप से बताई गई है। तो कहीं कहीं ना कहीं जो जैसा समय होता है, जैसा समाज होता है, उसके बारे में हमें कहानियों से जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट है लोक जीवन से जुड़ाव, यानी जो जनता है उसके जीवन से इसका जुड़ाव होता है, ठीक है। तो ये संवेदनात्मक और सांस्कृतिक निकटता होती है। कहीं ना कहीं लोकप्रिय कहानी का सबसे जो बड़ा गुण होता है वो ये होता है कि इसका लोक जीवन यानी हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ाव होता है। पात्र जो होते हैं वो सामान्य जनजीवन से आते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो सामान्य लोग होते हैं, आपके मेरे जैसे सामान्य लोग, ठीक है। उनकी समस्याएं, उनकी संघर्ष, उनकी पीड़ा, उनका जो हर्ष है, उनका जो, उनकी खुशी, उनका दुख, सब कुछ जो होता है, ठीक है, ये सब कुछ समाज के जो व्यक्ति होते हैं अनुभव करते हैं। तो उनके इन्हीं अनुभवों को कहानी के द्वारा हमारे सामने रखा जाता है, ठीक है। इससे कहानी जो होती है कहीं ना कहीं जन सहानुभूति उत्पन्न करते हैं, यानी कि बड़े से जनता के वर्ग में जब वो कहानी जाती है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सहानुभूति उत्पन्न करती है, जिससे जनता उसको इमोशनली उससे जुड़ जाते हैं कहानी से। फिर इसकी भाषा जितनी सरल होगी, जितनी सहज होगी, जितनी प्रभावी होगी, कहानी उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो लोकप्रिय कहानी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा शैली होती है, यानी उसमें जो बोली जाने वाली भाषा है या जिसको बानी कहा जाता है, ठीक है, वो जितनी मतलब सहज होगी, जितनी प्रभावपूर्ण होगी, जितना आम लोगों की भाषाओं से उसका जुड़ाव होगा, उतनी ही कहानी लोकप्रिय हो जाएगी। अगर जटिल शब्दावली है या कठिन वाक्य हैं तो इसका प्रयोग बहुत कम होना चाहिए कहानी में, ठीक है। कम से कम मतलब कठिन शब्द बहुत कम होने चाहिए, तभी कहानी लोगों तक पहुंच पाएगी। इससे पाठक जो है कहानी से तुरंत जुड़ जाएंगे, अगर कहानी की लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो। नेक्स्ट है रोचक, संक्षिप्त और प्रभावशाली कथानक, यानी कहानी जो है, ठीक है, वो छोटी होनी चाहिए ताकि आराम से उसे पढ़ लें। केंद्रित होनी चाहिए, यानी जिस चीज पे वो कहानी है सीधा उसी की बात करे। घटनाओं से भरपूर होनी चाहिए। जो पाठक है उसका इंटरेस्ट तभी बना रहेगा उसमें जब कहानी छोटी होगी और अपने टॉपिक पे केंद्रित होगी, और संक्षिप्त, रोचक यानी इंटरेस्टिंग भी होगी, ठीक है। तो इसी गुण के कारण कहानी जो होती है कहीं ना कहीं जनता का मनोरंजन भी करती है
और उनको संदेश भी देती है। अगला पॉइंट है यथार्थवाद और सामाजिक संदर्भ। भारतेंदु युग या फिर हम प्रेमचंद्र के काल की बात करें तो इसके बाद जो कहानियां आई हैं इसमें यथार्थवाद यानी जो रियलिटी है, जो समाज की सच्चाई है, वास्तविकता है, वो ज्यादा देखने को मिलता है। समाज में जो गरीबी थी, शोषण होता था, सामाजिक विषमता थी, नैतिक संघर्ष था, ये समाज में था अवेलेबल। तो जो समाज में जो समस्याएं थी उसके ऊपर ही कहानी लिखी गई है, यानी कि जो रियलिटी है समाज की उस पर लिखी गई है। प्रेमचंद की कहानी जैसे ईदगाह हो गया, कफन हो गया, पूस की रात हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है। आपने पूस की रात पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से उसमें दुख है। कफन को पढ़ोगे या ईदगाह को पढ़ोगे तो जो रियलिटी है समाज की बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको। ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जैसा समाज होता है वैसा ही कहीं ना कहीं वर्णन होता है। ठीक है, तो लोकप्रिय कहानी जो है कहीं ना कहीं यथार्थ यानी जो सच्चाई है उससे जुड़ गई है और समाज को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है। फिर नैतिक उद्देश्य और जीवन मूल्य, यानी लोकप्रिय कहानियों में अक्सर क्या होता है, एक स्पष्ट नैतिक संदेश होता है। हर कहानी में कोई ना कोई संदेश होता है। जैसे ईदगाह में त्याग का संदेश है और प्रेम का संदेश है। कफन में सामाजिक विडंबना को दिखाया गया है। पूस की रात में संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे वो ठंड की रात में कितनी मुश्किल से जीवन जीने के लिए बेचारा परेशान रहता है। ठीक है, इस प्रकार की कहानी जो है वो जीवन में जो सच्चाई होती है, यथार्थ होता है, उससे कहीं ना कहीं मानव को जोड़ता है और पाठक तक सही संदेश पहुंचाता है, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई संदेश होता है। फिर हास्य, व्यंग और भावनात्मक प्रभाव। कहानी में अगर हास्य हो, कॉमेडी हो, करुणा हो, ठीक है, व्यंग हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा संवेदना का मिश्रण बन जाता है जो पाठक को पूरी तरीके से उत्साहित करता है। इससे क्या होता है कि कहानी जो है वो पाठक के मन पे स्थायी प्रभाव छोड़ती है। अगला पॉइंट है चरित्र जो है चित्रण की जीवंतता, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई पात्र होता है। ठीक है, और वो पात्र लोकप्रिय होता है, वो कहानी का मेन किरदार होता है। तो लोकप्रिय कहानी जो होती है इसमें कम पात्र होते हैं, याद रखना हमेशा पात्र कम होंगे। उपन्यासों में पात्र आपको ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन कहानियों में आपको कम पात्र मिलेंगे जो लोकप्रिय कहानी होगी। लेकिन वो पात्र जो होंगे वो बहुत ही जीवंत होंगे। ऐसे पात्र होंगे एक बार आप पढ़ लोगे तो आप फैन हो जाओगे उस पात्र के, और स्मरणीय आपको हमेशा याद रहेगा। वो सामान्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इनके माध्यम से सामाजिक परिस्थितियों का चित्र उभरता है। ठीक है, यानी सामान्य जनता में से ही वो कोई कैरेक्टर होता है जिसकी वो कहानी होती है, और सामान्य जो परिस्थितियां होती है समाज की वही आपको कहानी में बताई जाती है। फिर है व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक गहराई, यानी आधुनिक काल की जो लोकप्रिय कहानी है उसमें आपको मानव मनोविज्ञान को छूती है। ठीक है, पात्रों का जो मनोभाव है, जो वो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उनके जो सपने, उनके जो संघर्ष है, उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है, वो कहानी में हमको कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जाता है। इससे कहानी का जो प्रभाव होता है वो बहुत गहरा होता है, हमारे मन में वो, हमारे मस्तिष्क में वो कहानी उतर जाती है। तो आज के समय में तो बहुत सारे ऑप्शन है। आज के समय में पॉडकास्ट हो गया, यूट्यूब जैसे मंच हो गए जहाँ पे नई कहानियां जो हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। पहले कहानी केवल पढ़ने की चीज़ होती थी, किताब में कहानी छपती थी, लोग उसको पढ़ते थे, लेकिन आज कहानी पढ़ने की चीज़ नहीं है। आज इसको सुना भी जा सकता है, इसको देखा भी जा सकता है। टेलीविज़न पे आप देखोगे तो कहानियों को फिल्माया जाता है। तो आज के समय में हम देखें तो हम, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ में कहानी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल सकता है और लोग इसको सुन सकते हैं। तो आज की दुनिया में इतने ऑनलाइन मंच अवेलेबल है कि लोग कहानी को सुनते हैं। ठीक है, और सुनते समय जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी जो है अब केवल पढ़ने की चीज़ नहीं रही है। अब आप कहानी को सुन भी सकते हो और आप उसको देख भी सकते हो। सुनते देखते हुए कहीं ना कहीं आप उसका हिस्सा बन जाते हो। ठीक है, आप ऑडियो वीडियो के रूप में कहानी को देखते हो, सुनते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब जिसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है वो अपना काम करते करते कहानी चला सकता है, ठीक है, अपने फ़ोन में, और सुन सकता है। तो ये एक नया तरीका आ गया है। कहानी पढ़ने की तुलना में सुनना और देखना जो है काफ़ी आसान होता है। तो ये एक गंभीर मानसिक कार्य है और हर व्यक्ति अब उसको उतनी आसानी से, उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए भाई पर्टिकुलर टाइम चाहिए, पूरा फोकस चाहिए, तो हर कोई नहीं कर सकता है। तो काम करते करते हम कई बार कहानियां सुन लेते हैं। आप कुकू एफएम वगैरह आप देखते हो, इन पे बहुत सारी कहानियां होती हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो आप आराम से उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। ऑडियो विजुअल के माध्यम से कहानी जो है और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। आज ऑडियो विजुअल जो है इसके द्वारा जो पाठक हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार उन कहानी उन तक पहुंचा दी जाती है। अब कहानी क्या है, आप अगर आप कई कहानियां जो है, जैसे मान लो प्रेमचंद की कोई कहानी है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, अ, उस पे धारावाहिक या फिर सीरियल बना रखे हैं। गोदान उपन्यास है, पूरा का पूरा उपन्यास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक एक कैरेक्टर उसमें फिल्माया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। निष्कर्ष में आप बताओगे कि लोकप्रिय साहित्य की कहानी जो है
सरल भाषा में होती है, मनोरंजक होती है और संवेदनात्मक कथानात्मक होता है, जो सीधा सीधा जनता के जीवन से जुड़ा होता है और एक गहरी मानवीय संवेदना प्रस्तुत करता है, नैतिक उद्देश्य होता है, हमें समाज के यथार्थ को बताता है और कहीं ना कहीं लास्ट में हमको हर कहानी कोई ना कोई संदेश देकर जाती है। ठीक है, तो ये आप बता सकते थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय साहित्य का जो इतिहास होता है इसके बारे में बताना है। देखो जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो अच्छे से याद करके जाना। वीडियो को 2 बार देखना पड़े 2 बार देख लेना, पर अच्छे से याद करके जाना। लोकप्रिय साहित्य जो है इसमें इतिहास का संक्षिप्त, यानी लोकप्रिय साहित्य का इतिहास बताना है, पुराने समय से लेकर अब तक आपको जो जो मतलब लोकप्रिय साहित्य हुआ है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोकप्रिय साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त में समझते हैं। लोकप्रिय साहित्य का इतिहास जो है भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत प्राचीन समय तक जाती हैं, जब लोग मनोरंजन, ज्ञान और सांस्कृतिक अनुभवों को साझा करने के लिए मौखिक और नाटकीय माध्यम का सहारा लेते थे। अगर प्राचीन समय में जाओगे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीविजन लोगों के पास नहीं थे, रेडियो वगैरह भी बाद में आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं थी। अब ऐसे में क्या है, लोग क्या करते थे, आपस में बैठते थे, मौखिक रूप से ही बातें बताते थे, अपनी मनोरंजनात्मक जो कहानियां होती हैं वो सुनाते थे, ज्ञान या जो सांस्कृतिक अनुभव है वो बताया करते थे। फिर बाद में क्या होता है, नाटक आए। अब नाटक जो थे वो रंगमंच पे किए जाने लगे, तो लोगों का मनोरंजन का साधन वही होता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल में लोकप्रिय साहित्य की प्रारंभिक रूपरेखा को समझते हैं। यानी भारत के इतिहास में जब लोक कथा की बात करोगे, गीतों की बात करोगे, नृत्य, वाद्य और चित्रकला जैसी जो विविध गतिविधियों के बारे में आप बात करोगे, तो उससे हम प्राचीन भारत के जो लोकप्रिय साहित्य है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम बात करते हैं लोक कथाओं की, गीतों की, तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, प्राचीन समय में। उस समय लोग शिकार शिकार करना, घूमना, क्रीड़ाएं करना, नाटक करना, गीत संगीत आदि के द्वारा ही मनोरंजन करते थे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी उस समय में थी नहीं। यही गतिविधि जो है आगे चलकर लोकप्रिय संस्कृति और साहित्य का आधार बन गई। जैसे कि वात्स्यायन जो है इन्होंने कामसूत्र अथवा अन्य ग्रंथों में अनेक कलाओं और मनोरंजनात्मक गतिविधियों के बारे में बताया है। ठीक है, और जो लोकप्रिय साहित्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, तो वात्स्यायन जो है इनका जो कामसूत्र है, इसको अगर आपको कभी टाइम निकले तो आप इसे पढ़ना, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है चार आरंभिक कलाएं और उनकी साहित्यिक विकास। लोकप्रिय संस्कृति में चार प्रमुख कलाएं थी। एक था गीत, गीत गाए जाते थे, लोकगीत होते थे। फिर नृत्य होता था। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में लोग रहते थे, नृत्य करते थे शादियों में या किसी त्योहार में, किसी फंक्शन में वाद्य यंत्र होते थे उसको बजाया जाता था। ठीक है, और चित्रकला होती थी, चित्रकला। ये कुछ चार माध्यम थे जिससे लोकप्रिय संस्कृति बनती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण उस समय में मानी गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय में इतनी थी नहीं। उसके बाद में वाचन आया, फिर वाद विवाद, काव्य पाठ, कथा श्रवण, सामाजिक पाठ, खेलकूद, इन सब गतिविधियों ने साहित्यिक परंपरा के विकास में योगदान दिया। ये सारी चीजें जुड़ती गई तो साहित्यिक परंपरा जो है वो बनती गई। फिर प्राचीन भारतीय साहित्य में कथा परंपरा आती है। उसमें हम क्या देखते हैं, जो प्रारंभिक समय में वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, ये आए, ये लिखे गए, लोग इसको पढ़ने लगे, तो इसमें कथाओं का अत्यधिक रूप जो है। ठीक है, इसमें कथा आपको कहानियां बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कथा का महत्वपूर्ण रूप जो है आपको इन्हीं में मिलेगा। इसके बाद रामायण महाभारत जैसी महान कथाएं आई हैं, जो कि लोकप्रिय साहित्य में सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसमें नीति कथाएं, वीर गाथाएं, लोक गाथाएं, धार्मिक शिक्षा का समावेश होने लगा, यानी कि चीजों में बदलाव होने लगा। फिर कथाओं का व्यवस्थित संकलन किया गया, कथा सरित सागर। ठीक है, 10वीं शताब्दी में सोमदेव के द्वारा रचित जो है कथा सरित सागर, इसमें लोकप्रिय साहित्य जो था इसका एक संग्रह किया गया। जितना भी लोकप्रिय साहित्य था वो एक जगह पे उसको प्रोवाइड करा दिया गया। ये ग्रंथ जो है दुनिया भर में भारतीय कथाओं के सबसे बड़े संकलन के रूप में देखा जाता है। इसमें बहुत सारे संस्कृत और प्राकृत कथा जो थी उसको जोड़ के लिखा गया। फिर मध्यकाल आया, जब भक्ति काल आता है, तो यहाँ पे लोकप्रिय साहित्यिक परंपरा जो थी मध्यकाल में कैसी थी इसको समझते हैं। उस समय में भक्ति आंदोलन हुए, बहुत सारे लोकगीत जो थे वो गाए जाने लगे थे, प्रहसन लिखी जाने लगी थी। ठीक है, और धार्मिक कथाएं सुनाई जाने लगी थी। तो ये सब लोकप्रिय साहित्य का मुख्य आधार बने, यानी कि जैसे प्राचीन समय में कुछ था, फिर बाद में कुछ आया, फिर मध्यकाल में कुछ आया, तो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें प्राचीन समय से लेके मध्यकाल तक में जो जो महत्वपूर्ण चीजें थी ये सब लोकप्रिय साहित्य में जुड़ती गई। संत कवियों ने अपनी जो रचनाएं करी थी, जो सरल भाषा में प्रस्तुत की थी, वो जनता उसको पढ़ती थी। ठीक है, वो उनके बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। फिर 1441 से 1541 के बीच में कथात्मक साहित्य का व्यवहारिक रूप, यानी इस समय शासन और जनसाधारण के बीच में
मनोरंजन और शिक्षा के साधन का विकास होता है। राज दरबारों की कहानियां आई इस समय में, नैतिक शिक्षात्मक कहानियां आई जिसमें नैतिक शिक्षा मिलती है, पौराणिक मनोरंजनात्मक कहानियां आपको देखने को मिलेगी। तो इन कथाओं का उद्देश्य क्या होता था? समाज में नैतिकता फैले, लोगों में व्यवहारिक ज्ञान हो और लोगों का मनोरंजन भी हो सके। ठीक है, तो ये एक दौर था। फिर आधुनिक काल में देखें तो लोकप्रिय साहित्य का विकास कैसे होता है, क्योंकि फिर ये उस समय की बात है जब हाथ से लिखी जाती थी किताबें। आधुनिक काल में छपाई कला आ गई, यानी छपाई तकनीक आ गई। अब जब छपाई तकनीक आ गई तो फिर किताबें छापी जाने लगी और बहुत बड़ी संख्या में छापी जाने लगी। किताबों का पब्लिशन यानी बुक का प्रकाशन होने लगा, पत्र पत्रिकाएं आने लगी। तो इनके आने से कहीं ना कहीं कहानी, उपन्यास, नाटक जो था ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय साहित्य जो है मनोरंजन, ज्ञान, सामाजिक जीवन का चित्रण, मानव का जो मनोविज्ञान है उसके संबंध और उसकी समस्याओं का प्रमुख माध्यम बन चुका था। समकालीन युग में ऑडियो विजुअल माध्यमों से इसका प्रसार हुआ, यानी टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब आज के समय में ये सब है। तो इससे भी हम कहीं ना कहीं कहानियों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये बिल्कुल, अब कहानियां मतलब ये प्लेटफॉर्म आने से आप ये मान लीजिए कहानियां अब केवल पढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि अब इसको सुना जा सकता था और इसको देखा जा सकता था। फिर 19वीं सदी में लोकप्रिय साहित्य की शुरुआत, यानी हिंदी का जो लोकप्रिय साहित्य है ना, इसका वास्तविक जो उद्भव हुआ है वो 19वीं सदी में हुआ है। इससे पहले भी था, लेकिन इससे पहले उतना प्रोवाइड है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा नाम जो था वो आता है बाबू देवकीनंदन खत्री। इन्होंने क्या करा था, एक उपन्यास लिखा था चंद्रकांता, और ये हिंदी साहित्य में लोकप्रिय साहित्य की नींव माना जाता है, यानी यहाँ से शुरुआत हुई थी लोकप्रिय साहित्य की आधुनिक काल में। चंद्रकांता ने क्या करा, हिंदी पाठकों को बांध दिया, और पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी उपन्यास जो था वो करोड़ों पाठकों तक पहुंचा। हिंदी में उपन्यास पहले नहीं थे, अंग्रेजी में उपन्यास लिखे जाते थे विदेशों में, फिर बंगला भाषा में उपन्यास आए थे, बाद में हिंदी में लिखे जाने लगे थे। ठीक है, हिंदी में ज्यादातर ट्रांसलेट किए जाते थे उपन्यास, लेकिन जब ये उपन्यास लिखा गया था ना, और इस उपन्यास ने हिंदी के क्षेत्र में तो अपना नाम कमाया, अन्य क्षेत्रों में भी इस उपन्यास को पढ़ा जाने लगा, यानी अन्य लोग भी इसको पढ़ने लगे। ठीक है, लोग हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। यहाँ तक कि जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने हिंदी को पढ़ना सीखा केवल इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। ठीक है, खत्री जी ने तिलस्म, अय्यारी जैसी शैली देकर कहीं ना कहीं साहित्य को बहुत ज्यादा रोमांचक बना दिया था। उनकी रचनाएं चंद्रकांता संतति हो गई, भूतनाथ हो गई, रोहतासगढ़ हो गया। ठीक है, आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय साहित्य है, और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय साहित्य आता है वो सबसे पहले चंद्रकांता का नाम ही आता है। ठीक है, फिर प्रारंभिक लोकप्रिय साहित्य का क्या प्रभाव था? देवकी नंदन खत्री ने हिंदी साहित्य में पहली बार रोमांच, तिलस्म, अय्यारी, प्रेम संघर्ष जैसे जो कंटेंट है वो इन्होंने लेकर आए, जिससे कि लोग पढ़ते थे तो उसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इनकी रचनाओं ने लोकप्रिय साहित्य को समाज में कहीं ना कहीं ऐसी जगह दिला दी जो आज तक ये सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का लोकप्रिय साहित्य। खत्री के बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। ये ऐसे लेखक थे जिन्होंने भी लोकप्रिय साहित्य दिया। 1950 से 70 के दशक में जासूसी, रोमांचक और सामाजिक उपन्यासों का बहुत प्रसार हुआ। प्रेमनाथ जैन और ओम प्रकाश शर्मा जैसे जो लेखक थे, इनके जो उपन्यास थे वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा का सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है वर्दी वाला गुंडा, आज के समय में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक जो है इनके बारे में समझते हैं। 20वीं सदी में लोकप्रिय साहित्य का स्वर्ण काल था, और ये दो लेखक ऐसे थे जो सबसे बड़े नाम बन के उभरे थे। तो वेद प्रकाश शर्मा जो है इन्होंने 175 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, जिसकी लाखों कॉपियां जो है वो बिक चुकी है। इनकी रचनाएं दंड योग, वहसी दरिंदा, काला धंधा, परछाई, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही है इनकी रचनाओं में। फिर सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, हिंदी में सबसे अधिक बिकने वाले जो अपराध और थ्रिलर है वही उसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, यानी क्राइम और थ्रिलर के बारे में सबसे ज्यादा जो कंटेंट बिकता था, किताबें बिकती थी, वो इन्हीं की बिकती थी। इन्होंने लिखा है कातिलों का शहर, खूनी सोमवार, दिलेर, एहसास, सजा, बर्फ के नीचे। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जिससे लोगों के मन में रोमांच कहीं ना कहीं पैदा हुआ। ठीक है, ये बाद में आए हैं बापू जो देवकीनंदन खत्री हैं। ठीक है, वो बहुत पहले चंद्रकांता लिख चुके थे, लेकिन उनके बाद के समय में ये बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। 1980 के दशक में लोकप्रिय साहित्य का बड़ा विस्तार। 80 के दशक में टीवी और सिनेमा का प्रभाव जो था वो बढ़ने लगा था, और लोकप्रिय साहित्य भी यहाँ पे काफी फला फूला। हुस्न का डाकू, पूर्णिया, माफिया डॉन, ये ऐसे उपन्यास है जिन्होंने अपराध और रोमांच को एक नया रूप दिया था।
और इस समय साहित्य में बहुत तेज गति से नाटकीयता और रहस्य शैली भी बढ़ रही थी। ठीक है। फिर आधुनिक समय का लोकप्रिय साहित्य, यानी आज जो लोकप्रिय साहित्य है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है। आज के समय में वेब सीरीज हो गया, ऑडियो कहानी हो गई, ई बुक हो गई, पॉडकास्ट हो गई, यूट्यूब स्टोरीज हो गई। ठीक है। इसके जरिए भी कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय साहित्य है वो हमारे तक पहुंचता है। तो आज के समय में लोकप्रिय साहित्य जो है मनोरंजन करता है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करता है, राजनीति पे चर्चा करता है, युवा संस्कृति को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, तो लोकप्रिय साहित्य ने आज के डिजिटल युग में एक नई पहचान बनाई है। तो यहाँ पे अपना ये जो वीडियो था खत्म हो जाता है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहीं से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों को, और कम से कम 2 बार देख के जाओ ताकि अच्छे से आपका पेपर जाए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।